सो वेलकम टू ऑल, कैसे आप सब। चलो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया ना? Yes, हाँ, तो 2 लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया है। 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने वेक्टर का जो है इंट्रोडक्शन देखा था, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिया था, और साथ ही साथ उसको डिफाइन किया था एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा। हमने ये भी देखा कि वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, साथ ही साथ ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं। a प्लस बी वेक्टर का अमाउंट कितना होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, किसी एंगल थीटा पे कितना होता है, जब 2 अमाउंट इक्वल हो तब कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आई होप तुम लोगों ने इसको रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है वो a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक होता है। समझ में आ गया? चलो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना। अब क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले आई होप तुम लोगों ने ये, इससे तो मुलाकात हो ही गया होगा कभी ना कभी। ये एक्स एक्सिस हुआ करता था और ये वाई एक्सिस हुआ करता था। ये क्या बताता है? कोऑर्डिनेट, है ना। मान लो कोई आदमी 1 2 3 1 2 3 4 4 4 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब कोई भी इंसान मान लो एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाता है, मान लो उसका घर यहाँ पे है, होम है ना। तो एक रोड ऐसे है और दूसरा रोड इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर वो 4, मान लो ये जो ये डॉटेड बनाया गया है यहाँ पे, ये वाला दिया गया है ना खड़ी पाई, ये 1-1 किलोमीटर पे है। ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, और ये क्या हो गया 4 किलोमीटर। उसी तरह ये भी 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, और ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। समझ में आया? तो अगर कोई इंसान ये इतना चलता है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, और फिर ऊपर की तरफ जाता है 1 2 3 किलोमीटर जाता है, तो इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते थे बचपन में? 4,3। बहुत ही सुंदर। 4,3 लिखने का मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट कितना है 4, y कोऑर्डिनेट कितना है 3। x कोऑर्डिनेट 4 का मतलब ये हुआ कि वो इंसान ओरिजिन से x की तरफ कितना दूरी पे है 4 किलोमीटर, और ओरिजिन से y की तरफ कितने डिस्टेंस पे है 3 किलोमीटर। समझ में आया ना? अच्छा, एक्चुअल में ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे या डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता था, ये 0,0, ये 4,3, डिस्टेंस फार्मूला बोलता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही तो हो जाएगा OP। मान लिया इस पॉइंट को P पॉइंट है। ठीक है, तो O पॉइंट ओरिजिन हो गया, P पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हो गया 4,3। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट P विल बी कितना 3,0 का होल स्क्वायर प्लस 4,0 का होल स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 16 9 25 अंडर रूट 25, मतलब 5 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? चलो, मतलब ये हुआ कि देखो, अगर कोई इंसान मान लो शुरू से ही ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, शुरू से ही ऐसे जा रहा था, ऐसे और ऐसे, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, केस नंबर 1। इन सम डिफरेंट केस एक दूसरा आदमी ऐसे गया, उससे पूछा गया कि भाई अभी तू कहाँ है, किधर है? इसके दोस्त ने कॉल किया, मतलब सेकंड वाले के, तो बोला कि भाई कहाँ हूँ मैं, कैसे बताऊँ तुमको। सुनो, एक काम करो, वो जो रामलाल का घर था ना, वहाँ से वो ईस्ट की तरफ, मान लो ये ईस्ट है, तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या हो गया नॉर्थ का। हाँ, तो रामलाल का जो घर है ना, हाँ, वहाँ से ईस्ट की तरफ एक रोड जाती है, एक सड़क जाती है, वहाँ से सीधे एंगल जो बनाएगा ना, वो हो जाएगा तुम्हारा 37 डिग्री। हाँ, तो वो एक रोड आता है, उसी रोड से सीधे सीधे आ जा। मैं एक पान के दुकान पे पान खा रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? तो
चाय भी तेरे को पिलाता हूँ। अरे ठीक है मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तू जा किधर रहा है? तो मैं उसी रोड से सिनेमा देखने जा रहा हूँ, बाहुबली 3 रिलीज हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कहीं पे तुम हो तो कहाँ हो, समझ में आया ना? ये पोजीशन तुम्हें आज बता रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में बता रहा हूं। ठीक है, तुम कहाँ हो? तो कहीं हो तो किसी के रिस्पेक्ट में हो ना, तो वो अपना जो लोकेशन बता रहा है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहा है। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहा है तो उसके पास बताने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना। ये जो है ना, मान लेते हैं इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका क्या नाम रखें? भल्लाल देव। मान लो भल्लाल देव जो है ओरिजिन्स के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे है? 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसके पास दो तरीके हैं बताने के लिए कि वो कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। पहला तरीका ये है कि देखो वो जो क्या था, ईस्ट में था ना, रामलाल ना था, हाँ, रामलाल का जो घर है ना, तो वहां से ईस्ट के डायरेक्शन में एक सड़क जाती है, तो सड़क से सीधे लेफ्ट साइड 37 डिग्री मुड़ जाना और एक रोड मिलेगा तुमको स्ट्रेट एकदम, उसी रोड से 5 किलोमीटर आ जाना रामलाल के घर से। मैं वहीं पे चाय पी रहा हूँ, पान खा लिया। ठीक है, ये सेकंड कॉल था। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि ये भी एक तरीका है लोकेशन बताने का, समझ में आ। अब दूसरा तरीका जो मैथ्स में ज़्यादा यूज होता है ना, अब लिखेंगे कैसे, कितना गंदा हो जाएगा ना, 37 डिग्री 5 किलोमीटर मेकिंग 37 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अरे कहानी लिख रहे हो क्या, है कि नहीं? तो एक शॉर्ट तरीका होना चाहिए। तो हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है, हाँ, तो अब यूनिट वेक्टर का यूज आने वाला है, समझ में आया ना? तो एक शॉर्ट तरीका होना चाहिए ताकि किसी भी आदमी का लोकेशन और पोजीशन किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता सके। समझ में आया? हाँ, तो इसका मतलब देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अलग अलग है, समझ में आया? हाँ, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। अब ओरिजिन मान लिए हो तो उसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में मतलब तुम ओरिजिन हो गए, तुम्हारे रेस्पेक्ट में मतलब तुम ओरिजिन हो गए। ठीक है, यहां पे जितने लोग हैं उन सब के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन क्या है? अलग अलग है। समझ में आया? पोजीशन दो चीज को बताता है, एक तो मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर, कौन था? भल्लाल देव ना, हाँ, तो भल्लाल देव का जो पोजीशन है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है? 5 किलोमीटर। और ये वाला डायरेक्शन, अगर कोई यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस और ये डायरेक्शन। तो पोजीशन जो है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ओरिजिन डिपेंडेंट होता है? तो लिखो ना, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज, बोलो बोलो, ओरिजिन डिपेंडेंट। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये हो गया हमारा पोजीशन। पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज ओरिजिन डिपेंडेंट। चलो ठीक है, आगे बढ़े? चलो, अब देखना जरा, इसी पोजीशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2, भल्लाल देव का पोजीशन आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर।
देखो अब मतलब तरीका नंबर 1 में क्या लिख दूंगी कि 5 किलोमीटर कैसे लिखूं, मेकिंग 37 डिग्री विद ईस्ट फ्रॉम 0,0, ये लिख सकता हूं ना। मतलब तरीका नंबर 1 थोड़ा बकवास यार, ये क्या कहानी लिख दिया। अब चलो, अब तुम कहोगे सर ये 37 डिग्री सच में 37 डिग्री, तो हाँ सच में 37 डिग्री होता है। अगर ये एंगल निकाले ना, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3, तो ये tan थीटा इक्वल टू 3/4 और tan थीटा 3/4 क्या होता है 37 डिग्री होता है, समझे ना। हाँ तो ये सच में 37 डिग्री था, ऐसा नहीं कि मैंने पॉकेट से निकाल कर यहाँ 37 डिग्री चिपका दिया, समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, फिर नया चौक ले लेंगे। चलो ध्यान से सुनना। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी पोजीशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि ये जो भल्लाल देव है ना, मान लो इधर कीचड़ वगैरह है ना, इसके जाने के बाद फ्लड आ गया और कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो एक दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं। तो दोनों को ऐसे ही सिंपली ऐड थोड़े ना कर देंगे कि 3 और +4 = 7, नहीं ना करेंगे। हाँ तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं 4 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 3 किलोमीटर अलोंग बोलो वाई एक्सिस। अब तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम इसको और छोटा करेंगे, आपने और बड़ा कर दिया है ना। तो कोई बात नहीं, रुको जरा सब्र करो, हम इसको और छोटा करेंगे। ध्यान से सुनना, 4 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर की आत्मा को याद करो, याद आ रहा है। हाँ तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरह अगर यूनिट वेक्टर आता है, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस की तरह अगर कोई यूनिट वेक्टर आता है तो उसको डिनोट करते हैं आई कैप से, समझ में आया। एक्स एक्सिस को बताना है, मान लो सुनो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, मैं दौड़ रहा हूं 10 किलोमीटर गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो तुम कैसे लिख सकते हो कि जैसे मान लो कि आदमी जो भी है, मैन ए ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो 10 आई कैप। अरे भाई कितना छोटा हो गया ना, समझ रहे हो ना। तो यही आई कैप जो आता है ना, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है। हमारे पास तो मैग्नीट्यूड तो था कितना 10 किलोमीटर था, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन था नहीं था, तो हमने डायरेक्शन दे दिया। एक्चुअली मैं गया किधर, एक्स एक्सिस की तरफ ना, 10 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इतना सबको छोड़कर कैसे लिख दूंगा 10 आई कैप। तो आई कैप अगर यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, लिखो। और जे कैप अगर बात आई तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अगर के कैप की बात आई तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। हाँ आई के ऊपर कैप, याद है ये देखो, ये कोई वेक्टर होता है, उसके ऊपर कैप आ जाए तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। और वो कैसे आता है, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से। अगर मान लो के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो ये जो इंसान है, इंसान नहीं है ये भल्लाल देव है, तो भल्लाल देव कितना ट्रेवल किया, भल्लाल देव इंसान नहीं, अरे वो योद्धा है वो भल्लाल देव सच में इंसान है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से सुनो, अगर ये इंसान, अब सॉरी भल्लाल देव ट्रेवल कितना किया, नहीं भल्लाल देव यहाँ ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसको मैंने कैसे लिखा कि भल्लाल देव 4 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल किया और फिर 3 किलोमीटर कैसे ट्रेवल किया, वाई एक्सिस को। तो इसी को लिखने का तरीका है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। कितना सुंदर हो गया ना, काश ये तरीका हमें पहले मिल जाता। ये सब कहानी
बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किलोमीटर नहीं लिखते? लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो 4 किलोमीटर i कैप, 3 किलोमीटर j कैप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया कि भाई ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो पहले खटाखट। हाँ चलो, अब आएगा मजा, देखना ये क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि ये जो भल्लाल देव गया था ए वेक्टर, उसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, चलो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ले लूं थीटा, ये क्या ले लूं, थीटा, ए वेक्टर है। तो ये वेक्टर है, तो यहां से यहां तक जो लेंथ है इस वेक्टर का वो क्या होगा, ए होगा। ए क्या बे, मतलब यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, ए होगा। मतलब ये टोटल लेंथ ए एंगल थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं एक यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, हाँ ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, अगर ये ए है और ये थीटा है तो इधर कितना अमाउंट आ जाएगा, ए कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत जबरदस्त। अगर और ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को, जैसे मैंने बोला ना, जैसे भल्लाल देव कितना ट्रेवल किया था, 5 किलोमीटर, तो उस 5 किलोमीटर को एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि 4 किलोमीटर एक्स एक्सिस और 3 किलोमीटर वाई एक्सिस। ये कब बोल सकते हो, जब वो 37 डिग्री बना रहा है, तो हर एंगल के लिए अलग अलग हो जाएगा कि एक्स एक्सिस में कितना। अगर देखो ना, अगर यही एंगल इधर हो जाता तो ज़्यादा वाई एक्सिस में होता, कम एक्स एक्सिस में होता। समझ में आया? तो मैं वही बताना चाहता हूं, किसी भी वेक्टर को, कोई एक वेक्टर है, क्या एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में टुकड़ा कर दो और वाई एक्सिस में टुकड़ा कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर था ओरिजिनली। अच्छा, ये ओरिजिनली अगर ये एक वेक्टर था तो एक्स एक्सिस में इसका कितना हिस्सा आ रहा है, ए कॉस थीटा। बहुत सुंदर। क्या मैं इसी को ए एक्स बोल दूं? ए एक्स मतलब होता है नहीं, हाँ पहले मैं पहले इसको रहने दो, पहले ए एक्स समझो, ये है कंपोनेंट ऑफ, क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ए वेक्टर का कितना पार्ट एक्स एक्सिस में है और कितना पार्ट वाई एक्सिस में है। अगर ए वाई की बात होगी तो क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आया ना? तो वही तो बताया था ना कि अगर 37 डिग्री हो, 5 किलोमीटर हो, तो उसका कितना कंपोनेंट आता था, इधर कितना टुकड़ा आता था, 4 और ऊपर 3। समझ में आया ना? हाँ, तो वैसे ही एक मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो जब ये ए वेक्टर है और ये थीटा है, तो ए वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूं कि कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में होगा, लेकिन डायरेक्शन तो देना होगा, और कुछ पार्ट वाई एक्सिस में होगा विथ डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर को, ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए वाई मतलब ए साइन थीटा और साथ में, अच्छा ये डायरेक्शन क्यों दे रहा हूं, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा क्यों नहीं लिख दे रहा हूं, क्योंकि स्केलर हो जाएगा वो। सिंपली ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा जस्ट लाइक 3 + 4 7 हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना है। हाँ, इसलिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर जो है उसका एक्स एक्सिस की तरफ कितना टुकड़ा है, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ कितना टुकड़ा है, ए साइन थीटा। ये कब है, जब थीटा तुमने कहाँ से लिया है, एक्स एक्सिस से लिया है। थीटा कहाँ से लिया है, एक्स एक्सिस से लिया है।
चलो, सर जे को कैप नहीं दिया। जे को टोपी नहीं पहनाया, अरे भाई देखो एक गड़बड़ी लोग क्या करते हैं, आई के ऊपर ऐसे कैप है, जे के ऊपर कैप है, तो के पे ऊपर पॉइंट देकर कैप दे देते हैं। उनको लगता है कि अरे इस पे भी पॉइंट कैप, पॉइंट कैप, पॉइंट कैप। अरे गधे, वो आई और जे का पॉइंट है, वो समझ रहे हैं ना? हाँ, वो के का पॉइंट नहीं है वो। तो मूर्खता से बचे, ठीक है? हाँ, टोपी पहना दिया गया। तो अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर को हम दो टुकड़ा में बांट सकते हैं, या कोई भी वेक्टर वो दो टुकड़ा से मिलकर बना होता है। सेम थिंग, एक टुकड़ा उसका कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, और दूसरा टुकड़ा वाई एक्सिस पे, हमारे अनुसार। समझ में आया ना? हाँ, अब दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले एक ही वेक्टर था, उसको टुकड़े के फॉर्मेट में लिख दिया। समझ में आया? अब ये जो है, ये वाला ध्यान से देखना ना, यहां से यहां ऐसे, यहां से यहां ऐसे, तो ऐसे ऐसे इक्वल टू ऐसे, वेक्टर वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? जो हम लोगों ने पढ़ा था। चलो, यहां से भी हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि नहीं? तो चलो, अच्छा मुझे बताओ, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होता है और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस। कंपोनेंट समझते हो ना, जैसे बाइक का अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, टुकड़ा, उसी तरह एक वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लिखते हैं कि कितना टुकड़ा एक्स एक्सिस पे है और कितना टुकड़ा वाई एक्सिस पे है। ठीक है? हाँ, अब दोनों को वेक्टर से ऐड करते हैं। चलो ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसी चीज को, ये जो ए वेक्टर था, इसको इधर ले, यहां तक देखो ना, इसको कंपोनेंट बोलते हैं या प्रोजेक्शन भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। ऊपर से अगर टॉर्च जलाएंगे तो ये टॉर्च ऑन करेंगे तो यहाँ इसका इमेज इसी पे इतना ही तो आएगा ना? है कि नहीं? तो ये कितना लेंथ है? ax विच इज इक्वल टू a cos थीटा। और इधर से टॉर्च अगर ऑन करते हो तो ये कितना आ जाएगा? ay, और उसको बोलोगे a sin थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो यहां तुम लिख रहे हो ना, ये वाला वेक्टर क्यों लिख रहे हो उधर? ये किस लिए लाए हो? इसको पैरेलली शिफ्ट करो। देखो शिफ्ट हो रहा है, हो गया, यहां पे शिफ्ट हो गया। ये ले, ये वाला, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, तो इसको उड़ा दूं क्या? ये लिख लिए हो ना? हाँ, तो इसको उड़ा दिया, क्योंकि उसको कहां शिफ्ट कर दिया? यहां पे शिफ्ट कर दिया, वाई एक्सिस पे। क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे जब एक किया था तो दूसरा को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वाई एक्सिस पे ले जाओ, तो ले गया ना। हाँ, तो एक वेक्टर जो था यहाँ पे, उसको दो टुकड़ा किया, एक टुकड़ा किस पे? एक्स एक्सिस पे, दूसरा टुकड़ा किस पे? वाई एक्सिस पे। समझ में आया ना? दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये सिंपली a cos थीटा प्लस a sin थीटा नहीं है, ये क्या है? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। समझ में आया? तो वही ये जो a वेक्टर था, इसको ax i कैप प्लस ay j कैप। ax कितना है? a cos थीटा। ay कितना है? a sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं tan थीटा इक्वल टू ay बाई ax लिख सकता हूं? देखना जरा, ay कितना है? हाँ, ay जो है a sin थीटा है और ax a cos थीटा। तो देखो, तो tan थीटा इक्वल टू ay बाई ax आ गया ना? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मतलब ये वाला जो लेंथ है एक्चुअली में क्या है? अब हम उल्टा चल रहे हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू a, बोलो ये ax स्क्वायर है और प्लस ay स्क्वायर है अंडर रूट। हाँ, तो लिख लो खटाखट सब।
इसमें तो ऑन ही नहीं किया। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। फोर्स का जो अमाउंट है 30 न्यूटन है और ये एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। कंपोनेंट फॉर्म का ये मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस में फोर्स का कितना अमाउंट आ रहा है, वाई एक्सिस में फोर्स का कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे करेंगे, हो गया। चलो तो देखो फोर्स को एकदम ऑफिशियली कर रहा हूँ, बाद में हम बहुत फास्ट करेंगे। फोर्स को ऐसे क्या लिख सकते हैं कि कुछ टुकड़ा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में, और कुछ टुकड़ा वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। अभी हम 3D भी पढ़ेंगे जेड एक्सिस वाला, लेकिन अभी हम इस पे पहले मास्टर कर लें। देखो यहाँ पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स मतलब क्या होता है, याद आ रहा है, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। बहुत सुंदर, मतलब 30 कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। 30 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 आई कैप और प्लस 30 साइन 30 मतलब 1/2 जे कैप, मतलब 15√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। तो यही जो फोर्स वेक्टर है इसको दो टुकड़े में बांट दिया, समझे क्या। ये जो इधर लग रहा था ना, जैसे नहीं बताया था कि मान लो ये अगर 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम अच्छे से समझ पाते हैं कि अगर ये 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता तो बंदा एक्स एक्सिस में कितना गया होता, 15√3 मीटर, और वाई एक्सिस में कितना गया होता, 15 मीटर, अगर एंगल 30 डिग्री है तो। समझ में आया ना। हाँ तो देखो, अच्छा दोनों को स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, 30 न्यूटन आ जाएगा। AY/AX करो, tan थीटा, याद है एंगल निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, AY/AX। देखो तो 15/15 1/√3, 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं, मतलब हम उल्टा भी पहुंच पा रहे हैं। अगर सिर्फ यही दिया रहे तो हम ये बना सकते हैं, और ये दिया रहे तो यहां आ सकते हैं। समझ में आया। तो हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन खटाखट बनाओ, जल्दी बनाओ, हो गया फास्ट। नाउ दिस इज 40 न्यूटन, ये क्या है 40 न्यूटन, एंड दिस इज 37 डिग्री। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जल्दी बनाओ इसको खटाखट, टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम लोगों को साइन 37, कॉस 37, टेन 37, कॉट 37, कॉट 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री सब कुछ बता चुका हूँ, और ये याद होना चाहिए, बार बार यूज में आता है। आई होप यू गॉट इट। हाँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन है। देखो 40 न्यूटन है, 30 डिग्री है। अब बात को समझो, 37 डिग्री है। अब बात को समझो, अगर मैं इस फोर्स वेक्टर को लिखूं तो एफ एक्स वाई सीधे डायरेक्ट लिखता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं, जो भी ये फोर्स वेक्टर है एफ लिख दो यहाँ पे, 40 यहाँ पे कॉस 37 डिग्री माइनस आई कैप लिख सकता हूँ। माइनस आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और 40 कॉस 37 इसलिए लिखा क्योंकि इमेजिन करो ना, याद करो, है कि नहीं, ये वाला उधर जाता था, याद है। अरे सोचो ना, ये कॉस ये और ये साइन, ये जो भी लेंथ है 40 उसका कॉस बेस पे आ जाता था, और जो भी लेंथ 40 उसका साइन परपेंडिकुलर पे आ जाता था। तो वही ना परपेंडिकुलर जाकर यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये चिपकेगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या निगेटिव वाई एक्सिस में है। बहुत सुंदर है, पॉजिटिव वाई, मतलब 40 साइन 37 डिग्री जे कैप प्लस में आएगा। और ये जो आया है 40 कॉस, ये किधर की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस तरफ है, दैट्स वाई हमने क्या लगा, माइनस आई कैप लगाया, ठीक है। अगर नीचे कहीं आता है वाई एक्सिस में तो माइनस जे कैप यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। तो डायरेक्शन का ख्याल रहे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, 40 कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5, 4 8 चौका 32, 32 माइनस 32 आई कैप हो जाएगा कि नहीं।
और 40 साइन 37, 3/5, 8 3 को 24, मतलब 24 जे कैप हो जाएगा कि नहीं? तो -20 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप ये आ जाएगा। समझा कि नहीं? तो खटाखट इसको कर लेंगे। एक दो और क्वेश्चन करें खटाखट। चलो जल्दी 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 जल्दी। चलो एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, 20 न्यूटन, इधर से 53 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 20 न्यूटन फोर्स है, फोर्स और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस है और लेफ्ट में निगेटिव एक्स एक्सिस है। जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट इन कंपोनेंट फॉर्म। राइट डाउन द फॉलोइंग वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। खटाखट करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो, हाँ अब ये थोड़ा उल्टा दे रहा हूं। उल्टा क्वेश्चन मतलब क्या कि अगर पहले से ही कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, समझे? तो ये जो वेक्टर जो भी आएगा उसका लेंथ निकालना है। लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस से वो क्या होगा, ये दोनों बताना है, इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। चलो ये तुम्हारा बन गया। हाँ चलो देखो, ये पहले चेक करो। अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल पास में ये है ना, तो इसका आ जाएगा 20, जो भी फोर्स है 20 cos 53 डिग्री माइनस जे कैप आ जाएगा, आएगा, और प्लस 20 साइन 53 डिग्री माइनस आई कैप आ जाएगा, है ना। तो आई कैप को पहले लिखना अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले इधर लिखो 20 इंटू साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5 16, है ना। तो -16 आई कैप, 4/5 3/5 12 -12 जे कैप, ये और ये फोर्स वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस फोर्स को हमने कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दिया। देखो कंपोनेंट बहुत तरह से हो सकते हैं, क्योंकि हम एक्स और वाई की ही बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें दो कंपोनेंट मिल रहा है, नहीं तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट टुकड़े हो सकते हैं। समझ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा नहीं बोलते हैं, तो उसी तरह हम इसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हम दो ही टुकड़ा कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर बात आई कि एक वेक्टर को कितना टुकड़ा कर सकते हैं, तो टुकड़ा 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 कर सकते हैं, मतलब बहुत टुकड़ा, इनफाइनाइट टुकड़ा, समझे ना। एक वेक्टर के पास कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, समझ गए? यस। तो ये क्वेश्चन हो गया क्या? बहुत ही सुंदर। देखो ये बोल रहा है ना, ये पहले से आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है है कि नहीं? मतलब जिस तरह से हम आ रहे हैं ना उस टाइप से हमें आंसर दे दिया है, क्वेश्चन की तरफ जाना है, मतलब इस टाइप से। तो क्या है कि फोर्स जो है 30 न्यूटन किधर है, एक्स एक्सिस में, 40 न्यूटन वाई एक्सिस में, समझे क्या? तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ax² प्लस ay², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ax² प्लस ay², आई और जे दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में आया ना, आई और जे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, हमेशा। तो देखो, तो हाँ, तो एंगल बताओ, एंगल क्या होता था, tan थीटा इक्वल टू, ये वाला अगर tan थीटा निकालना है तो दूर वाला अपन नजदीक वाला, अरे यही तो था ना ये इधर वाला, तो ये अपन ये, यानी ये अपन ये, क्या हुआ 40/30 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3, एंगल बताओ 37 डिग्री, तुम बताओ 53 डिग्री। फ्रिज खोलो चलो ठीक है, 53 डिग्री जाकर फिर से अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, चलो। हाँ चलो, तो अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन।
3D मतलब यहाँ पे x एक्सिस भी होने वाला है, y एक्सिस भी होने वाला है और साथ ही साथ z एक्सिस भी होने वाला है। अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं बताया था क्या? चलो हमारे पास फोर्स क्या था 30i कैप प्लस 40j कैप, तो वो जो लेंथ है ना ये वाला निकालना था, मतलब ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ये लिख देना है ना, ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा फोर्स का अमाउंट। सिंपल है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या 3 डायमेंशन में कैसे कंपोनेंट करते हैं। अच्छा इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोलते थे? देखो पहले देखो यहाँ से ये जो वेक्टर था ना ये ए वेक्टर और यहाँ पे थीटा होता था, तो उसका इधर कितना आता था ए कॉस थीटा और इधर कितना आता था ए साइन थीटा। तो यही वेक्टर ना हमने शिफ्ट करके यहाँ लाया था और ये वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ भी तो ला सकते हो ना। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है रेक्टेंगल फॉर्म आ रहा है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है ओके चलो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दिया इसको। चलो अब हम 3D में आते हैं, 3D में समझते हैं कि भाई कैसे होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसे है, ये भी टेढ़ा हो गया, जाने दो। अब ध्यान से सुनना, अब देखो यहां से ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है ना। इसको समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि हम कोऑर्डिनेट जो है ना 3 डायमेंशन में देखते कैसे हैं। तो जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक इसमें फीलिंग नहीं आने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 3,2 कहीं पे है, मान लो x, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2, इसका मतलब ये होता है कि x एक्सिस की तरफ कितना हो 3 और वहां से y एक्सिस की तरफ कहाँ जाओ 2, तो वो जो पॉइंट आता है वो क्या होता है 3,2 होता है। अगर यहाँ पे बात करूं कि 4,3,2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट है 3 डायमेंशन में है, इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों है। समझ में आया? हाँ, तो ओरिजिन से हम पहले कहाँ जाएंगे x एक्सिस की तरफ, 1 2 3 4 यूनिट गए। हाँ, ये क्यों बनाया थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो 4 यूनिट कहाँ गए x एक्सिस में, उसके बाद में वहीं से 3 यूनिट कहाँ गए y एक्सिस में, फिर वहां से ये जो z एक्सिस है ना ये हमारी तरफ है, ठीक है, तो वहां से z एक्सिस कितना गए 2 आगे गए। ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, ध्यान से सुनो, ये जो बोर्ड का प्लेन है ना वो XY प्लेन है और ये z एक्सिस है हमारी तरफ है। तो हम पहले गए बोर्ड के प्लेन में कितना यूनिट 4 यूनिट, फिर ऊपर की तरफ गए बोर्ड में ही 1 2 3 यूनिट गए और बोर्ड से बाहर 2 यूनिट आए। तो ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P विच इज 4,3,2, ये क्या है हाँ, ये पोजीशन एक वेक्टर है, जस्ट लाइक यहां से, ये ओरिजिन से यहां, ओरिजिन से यहां, इसको ए वेक्टर बोल दूं क्या? समझ में आया ना अब? हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो ए वेक्टर है इसके 3 टुकड़े हैं, एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है और जेड एक्सिस में कितना है 2 यूनिट। अब समझ में आया ना? हाँ, अच्छा ये जो वेक्टर है, क्या ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं ये इस बोर्ड के प्लेन में है क्या? ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये बाहर है, प्लेन में नहीं है। ये प्लेन में कब होता है, जब मैं ये यहां पे अगर ड्रॉ करता तो बात को समझो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लाइन ऐसे आया हुआ है
और P जो है वो बाहर है बोर्ड के, ठीक है, फिल आया। चलो तो इसी ए वेक्टर को क्या मैं 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप लिख सकता हूं। तो ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जो भी वेक्टर है ये डायगोनल है? हाँ। किसका? उस क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का। तो अगर मैं वहां की बात करूं तो वहां पे भी तो रिजल्टेंट जो है, अगर मान लो ये 3, अगर ये मान लो 4 था, याद करो, और ऊपर 3 था, तो इनका रिजल्टेंट जो आता था इसका डायगोनल ही तो होता था रेक्टेंगल का। लेकिन 3D में क्या है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। समझ में आया? हाँ, जितने भी पॉइंट है सबको है ना पैरेलली शिफ्ट करके इधर उधर ऐड कर दो सब, तो क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो ए वेक्टर है इसका अगर मैं टुकड़े की बात करूं तो एक्स एक्सिस में कितना टुकड़ा है? 4, वाई एक्सिस में कितना टुकड़ा है? 3, और जेड एक्सिस में कितना टुकड़ा है? 2। समझ में आया कि नहीं? यस। तो ये इसको पहले छाप लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से सुनना। तो ये तो समझ में आ गया कि ए वेक्टर जो है 4i कैप प्लस 3 वेक्टर। हाँ, अगर मान लो कोई वेक्टर रहता 4 3 2 नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता कि ए वेक्टर को कुछ ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? याद करो, हम जब रेक्टेंगुलर की बात कर रहे थे ना, मतलब 2 डायमेंशन में, तो सिर्फ ax और ay से काम चल जाता था। किसी वेक्टर का x में कुछ कंपोनेंट होता था, y में कुछ कंपोनेंट होता था, z तो वहां बात ही नहीं हो रही थी। हाँ, लेकिन जब z एक्सिस आ गया तो इस वेक्टर का z एक्सिस में भी कंपोनेंट आ गया, है कि नहीं? अब तुम कहोगे सर ये z वाला कंपोनेंट क्या है? तो ये जो वेक्टर जितना इधर आया है, ये जो वेक्टर है ना ओपी वेक्टर जितना बाहर आया है उतना ही यहां से मेजर करो, तो वही क्या है? z कंपोनेंट है। फिल आ गया। जितना x एक्सिस की तरफ गया है, जितना x एक्सिस की तरफ, तो इतना x एक्सिस की तरफ गया है ना, समझ में आया ना? हाँ, ये इतना, ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। हाँ, तो x एक्सिस की तरफ कितना गया है? वो इतना गया है, दैट्स वाई वो क्या हो गया? ay हो गया, सॉरी ax हो गया। और y एक्सिस की तरफ कितना गया है? इतना गया है, ये वाला। देखो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, समझे कि नहीं? हाँ, थोड़ा 3D रहता तो थोड़ा मज़ा आता, मतलब ऐसे ऐसे घुमा देते तब जाकर समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो इसीलिए कोई वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में है तो उसको 3 कंपोनेंट में हम बांट सकते हैं। एक x में कितना दूरी गया है, y में कितना दूरी गया है, और z में कितना इधर आया है। तो कोऑर्डिनेट देखने आ गया कि नहीं? हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ बात आ गई कि चलो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ जो भी वेक्टर है, ये जो ax है वहाँ क्या होता था? a cos थीटा होता था, ay क्या हो जाता था? a sin थीटा होता था। लेकिन क्या यहाँ भी ऐसा होगा क्या? तो यहाँ नहीं। यहाँ देखो ये जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है कि नहीं? उसको बोलेंगे अल्फा। y एक्सिस के साथ भी कुछ अलग एंगल बनाया है, उसको क्या बोलेंगे? बीटा। और यही वेक्टर z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? गामा। तो एक वेक्टर यहां पे 3 एंगल बनाता है अलग अलग एक्सिस से। तो अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर OP विथ x एक्सिस। हुआ कि नहीं? बताओ। बीटा क्या हो गया? एंगल मेड बाय वेक्टर OP विथ y एक्सिस। उसी तरह गैमा आ गया, एंगल मेड बाय वेक्टर OP विथ z एक्सिस। यहाँ 3 एंगल लेना पड़ता है, समझे क्या? जैसे वो कॉर्नर देखो, ठीक है, वो कॉर्नर हो गया ओरिजिन, और वहां से यहां तक कोई वेक्टर आया, ठीक है। तो देखो x एक्सिस से अलग एंगल है
वाई एक्सिस से अलग एंगल है और जेड एक्सिस से अलग एंगल है। समझ में आया? ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और वो जेड हो गया। तो ये जितने भी एंगल हैं अलग अलग है कि नहीं? तो अगर मैं वहां से यहां तक की बात करूं तो देखो ऊपर ऐसे ले जा रहा हूं तो एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल है, यहां उतना ही एंगल है या यहां उतना ही एंगल है, वाई एक्स जेड एक्सिस से भी उतना ही एंगल है, लेकिन वाई एक्सिस से एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए ये एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि एक कम करो तो सब कम हो जाएगा, नहीं। वहां पे एक थीटा होता था तो दूसरा क्या होता था? 90 माइनस थीटा। याद करो, अगर ये एक वेक्टर है तो अगर एक्स एक्सिस से ये थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाता था? 90 माइनस थीटा हो जाता था, तो आराम से काम चल जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला है, यहां 3 एंगल हैं। समझ में आ गया? चलो, तो इसीलिए अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, ये ए वेक्टर है और ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ये परपेंडिकुलर किस पे डाल रहा हूं? एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं, तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिला कि नहीं? बताओ कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? अब देखो यहाँ पे, अगर ये ओपी है, ये क्या है? ओपी है। ये तीनों लिख दिया क्या? एंगल मेड बाय, चलो ठीक, इसको पहले मिटाता। अगर मैं बोल रहा हूं ये ओपी है, ठीक है, तो देख रहे हो ये जो है ये सब एक प्लेन है। ये क्या है? एक प्लेन है। ये ऐसे है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर इस पे, इस पॉइंट पे आएगा। समझे? इसको ऐसे समझो कि ये एक ओपी है, ओपी है, और ये क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। यही क्या है? ए एक्स है, और ये क्या है? ए वेक्टर है। ये 90 डिग्री है। अब अच्छे से समझ में आया? और यही पॉइंट ये है, समझे कि नहीं? हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये अल्फा एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस से, तो ए कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? ए एक्स बाई ए। तो यहां सिर्फ कॉस अल्फा से ही चलेगा, उसी तरह वहां पे भी हो जाएगा ए कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई। तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वाई बाई ए। सिमिलरली ए कॉस गामा इक्वल टू ए जेड। याद करो, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स आता था। थीटा कहाँ से फॉर्म होता था? एक्स एक्सिस से, है ना। तो उसी तरह यहाँ ए कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स लिख दिया, तो वहाँ और यहाँ तो बिल्कुल फर्क ही नहीं है। तो कॉस अल्फा क्या हो गया? ए एक्स अपॉन ए। अच्छा, ए एक्स अपॉन ए लिखूँ या ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखूँ, कोई दिक्कत है क्या? ये वही चीज़ है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, ए कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई, मतलब कोई ए वेक्टर है और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ए कॉस बीटा आएगा ना, तो ए कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई। उसी तरह ए कॉस गामा इक्वल टू ए जेड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा। चलो ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं? ए एक्स जो भी होगा वो क्या होगा? ए कॉस अल्फा। ए वाई वो क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा। ए जेड हो जाएगा ए कॉस गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा मुझे बताओ, ये जो डायगोनल है इसमें लेंथ कितना है? तो लेंथ को मैं एक्स एक्सिस की तरह मान सकता हूं, दैट इज ए एक्स। अच्छा, हाइट कितना है? ए वाई। और विड्थ कितना है इधर? ए जेड। तो क्या होता है डायगोनल का लेंथ? डायगोनल का लेंथ क्या होता है क्यूबॉइड में? अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया रहे तो हाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर का यहाँ अमाउंट निकालना है तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको खटाखट।
अच्छा अच्छा, इसी वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो ओरिजिनल वेक्टर है? कैसे? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, या ax को क्या लिख दूँ? a cos अल्फा i कैप, ay को a cos बीटा j कैप, az को k कैप लिख दूँ। कोई दिक्कत है क्या? सब तो आसान है। चलो खटाखट लिखो। ओके चलो, तो ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख लिया। चलो अब देखना जरा, मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, और प्लस 5k कैप, तो उस वेक्टर का अमाउंट बताना जरा, उस वेक्टर का अमाउंट बताओ और साथ में डायरेक्शन कोसाइन बताओ। डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आया था ना, उसी को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। लिख लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये जो भी वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर भी तुम्हें फाइंड करना है। हाँ चलो इसको देखें। ओके नाउ ये क्वेश्चन जो है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। किसके फॉर्म में? कंपोनेंट के फॉर्म में, पहले से तोड़ कर दिया हुआ है। ठीक है ना? यस। तो अभी बताया था ना किसी वेक्टर का। अच्छा ये क्या फॉर्म किया होगा? अगर इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो इस वेक्टर का कंपोनेंट 3 यूनिट किधर होगा? एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में माइनस, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में 4 यूनिट है, और जेड में कितना है? पॉजिटिव में 5 यूनिट है। तो इतना तो समझ गए। क्या मैं बोल सकता हूं कि ax कितना है? 3, ay कितना है? -4, और az कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो क्या करना है, ये तीनों साइड्स ऑफ क्यूबॉइड है, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड है। तो हमें जो पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर करो, 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 25 55 5√2। तो ए वेक्टर का अमाउंट कितना है? 5√2। चलो, मतलब ये ए वेक्टर के अमाउंट कहने का मतलब क्या हुआ? वो जो लेंथ होता था ना ओपी वेक्टर, उसका डायगोनल का लेंथ कितना है? 5√2। क्या मैं यही बोल सकता हूं ये ए है? समझे कि नहीं? अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉस अल्फा तो क्या होता था? किसी ए वेक्टर का कॉस अल्फा ही तो ax होता था ना। समझे नहीं? मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू ax अपॉन ए। ax कितना है? 3 अपॉन ए कितना है? 5√2। समझे कि नहीं? उसी तरह कॉस बीटा मुझे बता दो, ए वाई अपॉन ए वाई कितना है बता दो? -4, और ए क्या है? 5√2। अगर ठीक से देखो तो -2√2 हो जाएगा ये अपॉन 5। 2 निकाल लो यहाँ से और 2 को √2 इंटू √2 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह कॉस गामा मुझे बताओ तो, जल्दी बताओ। 5 अपॉन 5√2। अरे भाई ये तो अच्छा एंगल आ जा रहा है, ये तो π/4 आ जा रहा है कि नहीं? बाकी सब उतना सुंदर एंगल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सिर्फ हमें अगर कोसाइन पूछे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकाल कर छोड़ देना। ठीक है, यही डायरेक्शन कोसाइंस है। हाँ बोलो। हाँ तो कॉस गामा, हाँ गामा इक्वल टू लिख सकते हो, सॉरी गामा इक्वल टू π/4, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखोगे तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, उतना ही लिखकर छोड़ना होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा।
नाउ फाइंड यूनिट वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ तुम बताओ, हेलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक यूनिट, एक कैप क्या होता है? जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। हमारे पास वेक्टर क्या है? ये है। क्या है वेक्टर बोलो? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना? अब तुम देखो, ऐसा मत सोचना कि सर इसमें तो पहले से यूनिट वेक्टर है i कैप j कैप k कैप, तो फिर यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं? वो यूनिट वेक्टर है लेकिन एज ए होल यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ रहे हो ना? यूनिट वेक्टर ये है i, ये माइनस j है, ये k कैप है, इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर है ना। लेकिन हमें एज ए होल क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 3i कैप अपॉन 5√2 माइनस 4/5√2। एक और तरीका हो गया डायरेक्शन को साइन निकालने का। यूनिट वेक्टर निकालो और जो i कैप का कोफिशिएंट है, j कैप का कोफिशिएंट है, k कैप का कोफिशिएंट है, कर दो उससे डिवाइड, मतलब लिख दो उसको, तो क्या आ जाएगा? यूनिट डायरेक्शन को साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है ना ये सब। चलो आगे बढ़े क्या? चलो cos अल्फा i कैप माइनस cos बीटा j कैप प्लस cos बीटा k कैप प्लस cos गामा k कैप है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ें। चलो ध्यान से देखो, अब हम एक रिलेशन निकालते हैं कि सर ये अल्फा बीटा गामा, ये मतलब इनका कुछ तो रिलेशन होगा ना, कभी तो हो, मतलब पार्टी करते होंगे या हमेशा अलग ही रहते हैं, अलग थलग, एलिनेटेड। देखो यहां से, ये चीज देखा है क्या तुमने? बोलो। किसी यहाँ वेक्टर का अमाउंट है, ठीक है, 3D में। 2D में रहता तो ये एजेड नहीं रहता, सिर्फ क्या रहता? ax² प्लस ay²। ये डायगोनल का लेंथ है रेक्टेंगल के, और यहाँ पे किसका? क्यूबॉइड के डायगोनल का, बॉडी डायगोनल लेंथ है। चलो ए वेक्टर का अमाउंट क्या लिख दूँ? ए। कोई दिक्कत? अच्छा ax क्या लिख दूँ? a cos अल्फा का होल स्क्वायर, ay a cos बीटा का होल स्क्वायर, az a cos गामा का होल स्क्वायर। सबको अंडर रूट में लिख दूं और इधर करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? चलो अब कुछ कट रहा है क्या? a² सब जगह से उड़ जा रहा है, समझे कि नहीं? तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, और ये जो सुंदर रिजल्ट है, एक मिनट, स्मार्टफोन, ठीक, हाँ, इसको याद रखेंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर ये आ गया तो तुम मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट? तुम्हारे पास 30 सेकेंड में, जल्दी से सॉल्व करो। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट? अब इसी को थोड़ा एक्सचेंज करो। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और इक्वल टू 1। इसको अगर तुम साइन में चेंज करते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है, फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा आएगा, 1 1 1 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू उधर साइड 1 आ गया। तो इन सबको उधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ तो 2 ही तो बचा ना। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 2। आसान है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और बताओ। अल्फा जो है 30 डिग्री दिया है, बीटा जो है 60 डिग्री दिया है, तो गामा जो है बताना है। मतलब एक वेक्टर जो है 3 डायमेंशन में वो जो है उसका एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है,
वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो मुझे बताओ वो जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगा? हाँ हो गया। हाँ कितना है आंसर? कितना है तुम्हारा आंसर? 90 डिग्री। वेरी गुड। देखो अगर मैं बोलूं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा को रख दो 30, तो कितना आ जाएगा? 3/4 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1/4 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो 3 4/4 1, मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो गामा कितना आ जाएगा? π/2। 90 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो, तो आई होप ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। बहुत ही लल्लू लाल है ये, बहुत ही मतलब आसान है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका एडिशन लिखना है। एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अब कोई भी एक वेक्टर जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना यूनिट है? 3, वाई में कितना कंपोनेंट है? 2, जेड में कितना कंपोनेंट है? -1, मतलब माइनस जेड की तरफ वो है। और उसी तरह एक दूसरा भी वेक्टर है, ठीक है, वो देखो वो क्या है? -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ये दूसरा वेक्टर है। मान लो ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, तो पहला फोर्स जो है एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन लग रहा है, वाई एक्सिस में 2 न्यूटन, और निगेटिव जेड एक्सिस में 1 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो -2 लग रहा है, सॉरी 2 न्यूटन लग रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस में, 4 न्यूटन पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और 6 न्यूटन निगेटिव जेड एक्सिस में। समझ में आ गया ना? इन दोनों को ऐड करना है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो ऐड करना हो तो तुमसे पूछा जाए आम और इमली, 4 आम है और 3 इमली है, तो क्या होगा? टोटल कितना हुआ? 4 आम 3 इमली। 4 आम और 15 आम कितना हो गया? 20 आम। मतलब ऐड सिमिलर टाइप के चीज़ों में करते हो ना, सॉरी 19 आम हो गया। मतलब ऐड जब करते हो तो सिमिलर ऐड करते हो ना, आम को आम में ऐड करोगे, इमली को इमली में ऐड करोगे, गुआवा को गुआवा में ऐड करोगे। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के वाले, सॉरी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के इधर वाले के कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, उधर के वाई एक्सिस का कंपोनेंट इधर के वाई एक्सिस के कंपोनेंट से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होने वाला है, और जेड एक्सिस का जेड से होने वाला है। समझ में आ गया? तो उसी तरह क्या ये वैसे अगर करेंगे तो क्या होगा बताना जा रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, एक जो है देखो फोर्स का एक अमाउंट है पहले का एक्स एक्सिस में 3 है और एक का एक्स एक्सिस में -2 है, तो दोनों ऐड होकर क्या बनाएंगे? आई कैप। 3 - 2 1 हो जाएगा। इसको वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कितना है कितना नहीं है कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? उसी तरह वाई एक्सिस में इस फोर्स का कंपोनेंट कितना है? 2 है, और इस फोर्स का 4 है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 6 ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, और ये बताओ -7k कैप है ना। x को y से मतलब नहीं, y को z से मतलब नहीं। समझ में आया ना? यस। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक जनरल फॉर्मेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ए वेक्टर को कैसे जनरलाइज करता हूँ? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। उसी तरह बी वेक्टर को कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ? bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अगर दोनों को ऐड करूँ तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख सकता हूँ। याद करो, तो ax प्लस bx क्या हो जाएगा? ax प्लस bx i कैप हो जाएगा कि नहीं? i कैप वाला i कैप के साथ ऐड होगा, j कैप वाला j कैप के साथ ऐड होगा, और साथ ही साथ k कैप वाला k कैप के साथ ऐड होगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये समझ में आ गया तुम्हें? तो एक क्वेश्चन दो खटाखट से, देखता हूं, मुझे पता है तुम गड़बड़ करोगे। देखते हैं। ए वेक्टर माइनस जे कैप प्लस
आई कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। चलो ये बनाओ जरा, खटाखट बनाओ, एडिशन करना है इसका। चलो एडिशन करें क्या? नहीं सर। चलो -1 हाँ बोलो, जल्दी करो खटाखट, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ अब देखो ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा। हेलो, ये -1 -2 नहीं होगा, -1 -2 नहीं होता है। हाँ ये बोलो ना ये आई कैप है और ये क्या है? जे कैप है। ये आम है और ये क्या है? इमली है। इमली समझते हो तुम लोग? बहुत खट्टा लगता है। क्या है? हाँ चिमचंग चलो यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये -j कैप है तो ये किसको ढूंढेगा? जे कैप को ढूंढेगा। तो कितना हो जाएगा? एक 4 है, एक -1 है, तो कितना हो जाएगा? 3j कैप। और उसके बाद ये -i कैप है, -i कैप प्लस i कैप, गयो खत्म, कैंसिल। 3k कैप -3k कैप कैंसिल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बचा? सिर्फ 3j कैप बचा। समझा कि नहीं? हाँ चाहे देखो इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करो, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करो, के कैप को के कैप के साथ ऐड करो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो देखो हमने एडिशन बहुत तरह का देखा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं, ये इक्वल टू यहाँ से यहाँ, ये इक्वल टू यहाँ से यहाँ, ये इक्वल टू यहाँ से यहाँ, सीधे शुरू से अंत तक। ठीक है, तो वो हो गया ज्योमेट्रिकल एडिशन। उसके बाद हमने देखा था कि भाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अमाउंट कितना होता है अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो तो? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने देखा था अंडर रूट लगा के। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसका बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे थे और मैंने बोला था याद करने के लिए, तो उसमें मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर जो है सेम अमाउंट का हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उसका क्या होता है रिजल्टेंट? तुम बताओ। 2a cos थीटा बाई 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 2a sin थीटा बाई 2। ठीक है ना? हाँ अच्छा, दो वेक्टर के एडिशन से मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोलो। a प्लस बी होता है। और मिनिमम अमाउंट? a माइनस बी। मैक्सिमम अमाउंट कब होता है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो 0 डिग्री पे। वेरी गुड। और मिनिमम अमाउंट 180 डिग्री पे, मतलब a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक। ठीक है ना? मॉड वगैरह लगाकर हमने देख लिया था बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर का चीज़ें पढ़ेंगे और डीपीपी वगैरह नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क मिलने लगेगा। ठीक है, लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।